हेलो। आज हम लोग ट्रांजिस्टर का लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पिछले क्लास से मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर हम लोग पीछे से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। यूजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ने के पहले एक बार आप देख लीजिए कि ट्रांजिस्टर जो था वो ट्रांजिस्टर दो तरह का, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक सिर्फ एक जंक्शन बनता है। तो ये यूनिपोलर जो है कि ये दो तरह का, यूजेटी ट्रांजिस्टर और एफईटी ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी जेएफईटी और मॉसफेट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का दोनों टाइप हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज मेरा लास्ट क्लास है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का यूजेटी ट्रांजिस्टर। यूजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ना है। देखिए, यूजेटी ट्रांजिस्टर है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, यूनी का मतलब होता है एक, जंक्शन का मतलब जंक्शन। तो वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक जंक्शन हो, एक जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए, पहले इसका बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक लाइटली डोपेड एन टाइप कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ये देखिए, ये जो है ये लाइटली डोपेड एन टाइप सेमी कंडक्टर है। तो लाइटली डोपेड एन टाइप सेमी सिलिकन लाइटली डोपेड एन टाइप सेमी कंडक्टर सिलिकन बार है। तो लाइटली का मतलब है कि इसमें जो एन टाइप है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। जब कम हो तो लाइटली डोपेड एन टाइप है। तो ये एन टाइप सिलिकन बार से दो टर्मिनल निकाली गई है। एक जो है B1 और दूसरा B2, मतलब बेस 1 एंड बेस 2। अब इस लाइटली डोपेड सिलिकन बार में बेस 2 की तरफ, बेस 2 के नज़दीक साइड से, यहाँ पर तो बीच में दिखा दिया गया है, लेकिन एक्चुअली जो एक हाईली डोपेड ब्लॉक होता है पी टाइप का हाईली डोपेड ब्लॉक होता है, वह हाईली डोपेड ब्लॉक सिलिकन बार में डिफ्यूज रहता है। और वह जो डिफ्यूज है हाईली डोपेड पी टाइप ब्लॉक, तो हाईली डोपेड पी टाइप ब्लॉक का मतलब है इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होगा। देखिए, तो इसमें है क्या कि हाईली डोपेड पी टाइप ब्लॉक बेस 2 के समीप रहता है, बेस 2 के समीप रहता है, इस जगह रहता है। और इससे जो टर्मिनल निकलता है वह इमीटर कहलाता है, इमीटर कहलाता है। यहाँ पर चूँकि बीच में हो गया है, लेकिन बीच में नहीं, ये जो इमीटर टर्मिनल है, जो हाईली डोपेड पी टाइप ब्लॉक से निकला हुआ टर्मिनल इमीटर है, ये पी टाइप ब्लॉक जो है वह बेस 2 की ओर रहता है, बेस 2 के नज़दीक रहता है और बेस 1 से दूर रहता है। यह पी टाइप ब्लॉक सिलिकन बार में डिफ्यूज रहता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये पी टाइप और एन टाइप के बीच एक जंक्शन बन गया, पीएन जंक्शन। और पी टाइप से निकला हुआ टर्मिनल इमीटर है, और एन टाइप से निकला हुआ जो लाइटली डोपेड है, दो टर्मिनल है, एक बेस 2 है, एक बेस 1 है। ठीक है। अब देखिए, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में मुख्य रूप से 3 टर्मिनल,
एक बेस 1 और बेस 2। बेस 1 और बेस 2 ये जो टर्मिनल है ये एन टाइप लाइटली डोपेड सिलिकॉन बार से निकला हुआ टर्मिनल है, बेस 2 और बेस 1। इस सिलिकॉन बार में हाईली डोपेड पी टाइप ब्लॉक डिफ्यूज रहता है जो कि बेस 2 की ओर साइड से रहता है। इससे निकला हुआ टर्मिनल इमीटर कहलाता है। तो इसमें 3 टर्मिनल इमीटर, बेस 1 एंड बेस 2। चूँकि लाइटली डोपेड सिलिकॉन बार जो है लाइटली डोपेड है तो इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगा। बेस 2 से बेस 1 के बीच जो है रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है तो इस रेजिस्टेंस के बीच वाले भाग में ही पी ब्लॉक है जो हाईली डोपेड है, जिससे निकला हुआ टर्मिनल इमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर एक डायोड की तरह यह काम करता है। तो अब इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इस बार के टर्मिनल B2, बेस 2 और बेस 1 के बीच में रेजिस्टेंस 2 भाग में बांटी जा सकती है। जहाँ पर PN जंक्शन आकर के मिलता है ये पॉइंट C, तो पॉइंट C से बेस 2 के बीच के रेजिस्टेंस का मान कम होता है, क्योंकि यह जो P ब्लॉक है वह टर्मिनल B की ओर B के नज़दीक रहता है और B1 से दूर रहता है। इसलिए पॉइंट C से बेस 2 के बीच के रेजिस्टेंस को RB2 मान लिए और पॉइंट C से बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस RB1 माना गया। ये RB1 जो रेजिस्टेंस है यह वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो RB1 और RB2 जो है यह इंटरनल रेजिस्टेंस है बेस 1 एंड बेस 2 के बीच। RB2 का मान कम होता है, RB2 का मान कम होता है और RB1 का मान अधिक होता है, तथा RB1 का मान जो है वह RB1 का मान जो है वह वेरिएबल की तरह काम करता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर इमीटर टर्मिनल है। इमीटर 2 पॉइंट C, इमीटर से C के बीच में ये PN जंक्शन है, एक डायोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब ये इमीटर, बेस 2 और बेस 1 3 टर्मिनल है। तो बेस 2 और C के बीच का रेजिस्टेंस RB2 है। बेस 2 को पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं और बेस 1 को हम नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। तो बेस 2 और बेस 1 के बीच का जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम B1 B2 कह सकते हैं, B2। साथ ही साथ इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पॉइंट C, फ्रॉम C से B2 के बीच का रेजिस्टेंस RB2 और पॉइंट C से B1 का रेजिस्टेंस RB1, इस दोनों रेजिस्टेंस के कुल मान को क्या कहेंगे? इंटर बेस रेजिस्टेंस। RB1 और RB2 का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, इस दोनों रेजिस्टेंस वैल्यू के कुल मान को हम इंटरबेस रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको RBB के नाम से पुकारी जाती है। तो इंटरबेस रेजिस्टेंस क्या है? द सम ऑफ RB1 प्लस सम ऑफ RB1 एंड RB2। ठीक है, अब देखिए तो यह फंक्शन किस तरह से करता है।
मान लिया कि पहले इमीटर टर्मिनल और ये बेस 1 टर्मिनल के बीच कोई वोल्टेज नहीं दी गई है, यह ओपन है, यह वोल्टेज सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, हम बेस 2 और बेस 1 के बीच वोल्टेज दिए हुए हैं, VB1 V2 VB1 V2 वोल्टेज दिए हुए हैं। तो ये वोल्टेज VB1 V2 वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप, इस वोल्टेज को कौन ड्रॉप करेगा, RB2 और RB1 वोल्टेज मिलकर ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो RB1 वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा और RB2 वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि RB1 के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, RB1 के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लिया कि वह V1 है, अर्थात पॉइंट C पर जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू V2 के V1 के रिस्पेक्ट में C पर जो पोटेंशियल है, इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही वोल्टेज V1 है, अर्थात RB1 के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप है। तो पॉइंट C पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसी VB1 V2 का कुछ मान होगा। तो यह मान जो है वोल्टेज डिवीज़न से जो है V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू VB1 V2 इंटू किस में, RB1 में निकालना है, तो RB1 बटे RB1 प्लस RB2। ठीक है, ये वोल्टेज का मान होगा। इस VB1 V2 के वोल्टेज का RB1 बटे RB1 प्लस RB2 के गुणनफल के बराबर वोल्टेज होगा। तो कहने का मतलब है जो ये V1 वोल्टेज RB1 के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप V1 हुआ है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस RB1 बटे RB1 प्लस RB2, तो सबसे पहले तो इंटरबेस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के योग को इंटरबेस रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको RBB कहते हैं। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, ये RB1 बटे RB1 प्लस RB2 का जो अनुपात है, RB1 बटे RB1 प्लस RB2 के अनुपात को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं। इस रेजिस्टेंस के अनुपात को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस V1 के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, ईटा इंटू VB1 इंटू V2, VB1 V2। इस V1 V2 का ईटा टाइम ही वोल्टेज ड्रॉप इसके द्वारा करेगा। कब, जब इमीटर पर कोई वोल्टेज नहीं दी गई है, इमीटर ओपन है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है जब ओपन है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगी और इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर आएगी। तो चूँकि यहाँ पर क्या देखते हैं, पॉइंट C ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ पर रिवर्स वाइस, ई टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ रिवर्स वाइस के केस में है, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा डायोड से, वह रिवर्स करंट कहलाएगा। वह रिवर्स करंट हम IEO के नाम से जानते हैं। IEO क्या है, रिवर्स करंट है। तो रिवर्स करंट कब चलता है, जब हम इमीटर पर कोई वोल्टेज नहीं देते हैं। ठीक है, तो रिवर्स करंट चलती है। यह रिवर्स करंट का मान काफ़ी कम होता है। अब देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में रिवर्स करंट IU चला, कब, जब हम इमीटर पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं। जब इस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो
ज्यों ज्यों यह वोल्टेज का मान हम बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों इस RB1 का मान घटता जाता है और IE का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर जो सप्लाई वोल्टेज जो इमीटर पर VEB1 है वह V1 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसमें कोई करंट नहीं चलेगी, अर्थात IE का मान 0 हो जाएगा, 0 रहेगा। अब इससे और अधिक मान बढ़ाएंगे तो IE का मान बढ़ता जाएगा और RB1 रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि VEB1 का मान काफ़ी एक उच्च सीमा पीक पॉइंट पर पहुंचेगा जिसको VP कहेंगे। उस पीक पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा सब EVB1 का मान जो पीक पॉइंट पर होगा उसको VP कहेंगे। वह पीक पॉइंट पर वोल्टेज जो होगा उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या होगा कि IE का मान बढ़ने के बजाय घटता जाता है और एक निश्चित सीमा तक घटता है। जिस निश्चित सीमा तक घटता है उस करंट को हम क्या कहते हैं, उस करंट को वैली पॉइंट करंट कहते हैं, वैली पॉइंट करंट कहते हैं। वैली पॉइंट करंट जिस EB1 पर रहता है, प्राप्त होता है, उस वोल्टेज को हम वैली पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। तो उसके बाद फिर और अगर बढ़ाई जाती है तो फिर जो है वह सैचुरेशन पोजीशन में, उसको सैचुरेशन जोन कहते हैं। और उस पोजीशन में IE का मान बढ़ता है और IB का मान ये बढ़ते हुए इस तरह से सर्किट ये कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमने क्या देखा कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल बेस 1 बेस 2 बेस 1 और जंक्शन पॉइंट C के बीच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, RB1 का मान ज़्यादा होता है और ये वेरिएबल होता है, RB2 का मान कम होता है और फिक्स रहता है। ठीक है, ये होता है। और इसका सिंबल देखिए, सिंबल क्या है, ये जो इमीटर P से निकला हुआ इमीटर कहलाता है। इमीटर से इस जो है कि जंक्शन पर जो लाइन तिरछी लाइन है, ये तिरछी लाइन ये दिखाता है इमीटर करंट को। इमीटर करंट हमेशा बेस 1 की ओर प्रवाहित होता है, बेस 2 की तरफ नहीं, बेस 1 की तरफ प्रवाहित होता है। इसलिए यह लाइन B1 की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये इसी को इंगित करता है। तो यहाँ पर ये जो है इमीटर का एरो जो है कि करंट, इमीटर करंट का जो डायरेक्शन है B1 की इस तरह से होता है और ऊपर B1 से इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये UJT ट्रांजिस्टर था। अब इसका आगे देखते हैं UJT ट्रांजिस्टर में हम क्या देखें। अभी तक जो देखे लिख आपको आसानी के लिख दिए हुए हैं कि ए लाइटली डोपेड N टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन बार होता है और P टाइप मटेरियल ऑन द वन साइड ब्लॉक विद द सिलिकॉन बार। ठीक है, ठीक है। अब देखिए द इन टर्मिनल ऑफ बार आर आइडेंटिफाइड बेस 1 एंड बेस 2 एंड P टाइप ब्लॉक इज नेम्ड इमीटर। ठीक है, तो लाइटली डोपेड N टाइप सिलिकॉन बार इज रिप्रेजेंट द टू रेजिस्टेंस RB1 एंड RB2। जितनी सारी बात अभी मैंने आपको बताई वही सारा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए RB1 क्या है, RB1 रेजिस्टेंस फ्रॉम B1 टू C, B1 टर्मिनल से C पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस को RB1 कहते हैं। RB2 रेजिस्टेंस फ्रॉम B2 टू C पॉइंट, तो B2 और C पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को RB2 कहते हैं।
और RBB दोनों रेजिस्टेंस के योग सम ऑफ रेजिस्टेंस RB1 एंड RB2 को RBB कहते हैं। इसको इस RBB का जो नाम है इसको इंटरबेस रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इंटरबेस रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है RB1 बटे RB1 प्लस RB2, जो RB1 बटे RBB का जो अनुपात है, इस अनुपात को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इक्वल टू RB1 बटे RBB। ठीक है, वही V1 अर्थात रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस RB1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो VBB मतलब कि यह B1 B2 गुना RB1 बटे RB1 प्लस RB2, जो पहले बता चुके हैं। IB2 कितना हो जाएगा, तो IB2 मतलब कि B1 B2 बटे RBB। कब, जब इमीटर टर्मिनल ओपन हो। और रिवर्स करंट को IEO वेरी स्मॉल होता है। अब जो पैरामीटर ऑफ UJT, जो कि पहले मैंने चर्चा किया है। अब पैरामीटर्स में क्या है, इंटरबेस रेजिस्टेंस। तो इंटरबेस रेजिस्टेंस जो होता है RB1 प्लस RB1 प्लस RB2 के योग को इंटरबेस रेजिस्टेंस कहते हैं। कब, जब IE 0 हो, अर्थात इमीटर करंट प्रवाहित नहीं होता हो, तो उस केस में RB1 और RB2 के जोड़ को हम इंटरबेस रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आपको डाल दिए हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम V1 V2 मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू कितना हो सकता है, वह अंडर रूट RBB इंटू डायोड का पावर ऑफ डायोड। ठीक है, जो कि आपके बुक में नहीं होगा। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, ये क्या है, ये तो पहले बता चुके। ईटा इक्वल टू RB1 बटे RBB का अनुपात, या कर लिख सकते हैं RB1 बटे RB1 प्लस RB2 के अनुपात को ही इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स थे। अब आगे देखिए, इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज। इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज का क्या, ये चीज़ क्या है, इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो VEB1 सैचुरेशन। ये सैचुरेशन वोल्टेज हम उस अवस्था को कहते हैं जब यह जो है कि IE और VB1 एंड VB2 उपस्थित रहता है। तो यह तब होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि सैचुरेशन केस में जब UJT ट्रांजिस्टर सैचुरेशन केस में पहुंच जाता है, तो उस केस में जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, किसमें, इमीटर और बेस 1 टर्मिनल के बीच का वोल्टेज को हम सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं। अर्थात यह जो है कि IE इमीटर करंट और सप्लाई वोल्टेज से इफेक्टेड होता है। बाद में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाए हुए वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। पीक पॉइंट इमीटर करंट देखिए, और वैल्यू पॉइंट करंट, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को पीक पॉइंट इमीटर करंट और पीक पॉइंट इमीटर वोल्टेज ये होता है VBB माइनस VP बटे इमीटर रेजिस्टेंस मैक्सिमम, VBB माइनस VB1 सैचुरेशन वोल्टेज बटे इमीटर रेजिस्टेंस मैक्सिमम। देखिए, एक्चुअली ये है क्या, आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए,
ये जो यहाँ पर आपका यूजेटी है, इमीटर करंट, इमीटर वोल्टेज VEB1 है और VB1 V2 वोल्टेज यहाँ लगाई गई है। तो जब यहाँ पर वोल्टेज नहीं डालते, अर्थात आई प्रवाहित नहीं होती है, तो उस केस में यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज VB1 V2 है, इस वोल्टेज के कारण से लीकेज करंट IEO प्रवाहित होती है, क्योंकि ये करंट दिखा रहा है IEO। अब जैसे ही वोल्टेज हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, 0 से बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, बढ़ाते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने इमीटर करंट को दिखाया है और वाई एक्सिस पर हमने इस VEB1 के वोल्टेज को दिखाया है। तो प्रारंभिक केस में जब इमीटर में जो सप्लाई वोल्टेज है VEB1 नहीं दी गई हो, तो उस केस में इस V1 V2 के कारण से जो करंट चलती है वह रिवर्स करंट है IEO, जो कि 0.1 तक है। अब जो ही वोल्टेज यहाँ पर आरोपित करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इमीटर करंट थोड़ा बढ़ता है और एक निश्चित सीमा तक, देखते हैं ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं पॉइंट C तक बढ़ने पर, एक मैक्सिमम पॉइंट C तक बढ़ा, वहाँ के बाद देखिए वहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर जो करंट कितना है IP है, इसको पीक करंट कहते हैं। तो पीक करंट IP कब होता है, जब हम इस वोल्टेज VEB1 को मैक्सिमम तक पहुंचाते हैं, उसके बाद और आगे इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो वोल्टेज है EB1 का मान जो होगा उसको पीक वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, उसको पीक वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए ये VP, ये वोल्टेज VP पीक वोल्टेज है, ठीक है। अब उसके बाद और वोल्टेज अगर हम बढ़ाया जाए तो क्या होता है, करंट का IE का मान घटना शुरू होता है और एक निश्चित सीमा तक घटता है। इस निश्चित सीमा तक घटता है, जिस निश्चित सीमा तक घटता है उसको, इस 0.4 को वैली पॉइंट कहते हैं। इस वैली पॉइंट पर जो करंट है, इस करंट को IV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वैली करंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और अगर इस VEB का मान बढ़ाते हैं तब फिर IE का मान बढ़ता जाता है, वोल्टेज जो बढ़ाएंगे IB का मान बढ़ जाता है। तो इसके बाद की अवस्था को सैचुरेशन जोन कहते हैं। तो सैचुरेशन जोन में जो करंट होगा वो सैचुरेशन करंट कहलाता है। और इस अवस्था का जो वोल्टेज है वैली पॉइंट के बाद VB के बाद वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज, इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज कहलाएगा, इसका मतलब इसमें वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। पीक वोल्टेज एंड पीक करंट, ये वैल्यू पीक वोल्टेज और इस पर जो करंट का मान है ये पीक करंट कहलाएगा। वैली पॉइंट वोल्टेज, तो ये VB जो है ये वैली पॉइंट वोल्टेज, ये वोल्टेज वैली पॉइंट, और ये करंट, इस पर जो करंट का मान यहाँ से यहाँ तक है ये वैली पॉइंट करंट कहलाता है। ये चीज़ पीछे मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT ट्रांजिस्टर का है, ठीक है। तो ये पीक करंट और इन्वर्स करंट और पीक करंट के बीच का जो जोन है, इस जोन को कट ऑफ जोन कहते हैं। और फिर पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच का जो जोन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। इसमें RB1 का मान घटता जाता है, ठीक है। और इसके बाद वैली पॉइंट से आगे के जोन को सैचुरेशन जोन कहते हैं। तो ये था आपका UJT ट्रांजिस्टर का ये था।
अब यूजेटी ट्रांजिस्टर का मैंने कैरेक्टरिस्टिक देखा, और इसमें इसके पैरामीटर्स क्या हैं, 2-3 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इंटर बेस रेजिस्टेंस है, आरबीबी इंटर बेस रेजिस्टेंस जो होता है RB1 और RB2 के योग के बराबर होता है। दोनों के योग को हम इंटर बेस रेजिस्टेंस कहते हैं। कब? जब हम इमीटर पर कोई वोल्टेज नहीं डालते हैं तो उस केस में, ठीक है। तो यह मान जो है RBB इक्वल टू RB1 और RB2 के योग के बराबर होता है। दूसरा पैरामीटर्स है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। यह रेशियो क्या है? RB1 और टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस RBB के अनुपात को हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ईटा इक्वल टू RB1/RBB, ठीक है। दूसरा इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज। तो इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज क्या है? इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज या IEB और IB1, ये इस पॉइंट के बाद का, देखिए ये जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट से और अधिक वोल्टेज बढ़ाने पर इमीटर करंट घटता है, लेकिन ये वैली पॉइंट के बाद से जब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो IE का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये इस अवस्था में जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इस अवस्था में जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज अर्थात VB ये सैचुरेशन वोल्टेज है, ठीक है। पीक इमीटर करंट, ये IP जो है ये पीक इमीटर करंट है, ये उस अवस्था का करंट है। इस अवस्था में ये VP के पीक पॉइंट पर वोल्टेज की स्थिति में पीक करंट है। वैली पॉइंट करंट जो है वैली पॉइंट वोल्टेज अर्थात VB के केस में जितनी करंट चलती होगी IE में, यह क्या कहते हैं कि ये वैली करंट है। IB जो है ये इसका पैरामीटर था। तो एक और हम देखते हैं इसके आगे कि ठीक इसी तरह से एक PUT होता है, प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ये जो है यह 4 लेयर PN जंक्शन है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यह 4 लेयर PN जंक्शन है। ये P टाइप, N टाइप, P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जो है कि डिफ्यूज करके बनाई गई है, और P टाइप से निकले हुए सिरे को एनोड कहते हैं, और लास्ट में N टाइप से निकले हुए सिरे को कैथोड कहते हैं। तो इसमें कितना जंक्शन? इसमें 3 जंक्शन है। इस P और N के बीच का एक जंक्शन, फिर इस N और एक 2 जंक्शन, और ये तीसरा जंक्शन। तो पहले PN जंक्शन के बाद से निकला हुआ दूसरे पहले जंक्शन के बाद N टाइप से निकले हुए सिरे को गेट कहते हैं। ये गेट कहते हैं। ये गेट जो है गेट कहलाता है। तो इस तरह से प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, एक देखते हैं ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये गेट है। ये 3 जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होता है। तो ये 4 लेयर PN जंक्शन है, जिसमें 3 जंक्शन है, ठीक है। तो हम इस गेट और इधर VBB सप्लाई वोल्टेज के बीच का रेजिस्टेंस R1, फिर इस गेट टर्मिनल और इस कैथोड के बीच का जो रेजिस्टेंस है R1 माना है। तो इस R1 द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वह VG इसको कहते हैं। तो यह क्या है? गेट पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो यह जो मान होगा क्या होगा? इस VBB इंटू ईटा के गुणनफल के बराबर होगा। ईटा क्या होगा? ईटा इक्वल टू R1/R1 + R2 का अनुपात को ईटा कहते हैं।
तो वी जी इक्वल टू ईटा इंटू वी बी बी गुणनफल के बराबर होगा। तो ठीक यह जो है आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह है, लेकिन इसको प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 जंक्शन है, इसमें 3 जंक्शन है, 2 पीएन जो है आपस में कंज्यूम करके आपस में डिफ्यूज करके बनाई गई है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और गेट होता है। तो गेट के साथ जो है कि रेजिस्टेंस R1 और R2 लगाई गई है, उसमें सप्लाई वोल्टेज यहाँ से ये दिया गया है, और ये वोल्टेज VVB कहलाता है। ये वोल्टेज क्या का VAK कहलाएगा, एनोड एंड कैथोड के बीच का वोल्टेज कहलाएगा। ये वोल्टेज गेट टर्मिनल पर के वोल्टेज को VG कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसके जो कुछ पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स जो है किसका, पुट का पैरामीटर, प्रोग्रामेबल यूनिएशन ट्रांजिस्टर का पैरामीटर विथ इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या, ईटा क्या है, R1/R1 प्लस R2 का अनुपात को ईटा कहते हैं। गेट वोल्टेज VG, गेट वोल्टेज क्या है, E2 इंटू VBB का वोल्टेज के गुणनफल को ईटा कहते हैं। पीक वोल्टेज BP, ये पीक वोल्टेज जो होता है ये जो है कि गेट वोल्टेज प्लस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कि कैथोड एनोड गेट के जंक्शन का वोल्टेज, या 0.7 अगर सिलिकॉन का तो 0.7 वोल्टेज होगा जंक्शन वोल्टेज, डायोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जो है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का था। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यहीं ख़त्म होता है। जो है कि अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आज लास्ट क्लास था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का। ठीक है, कल हम कुछ नए दूसरे चैप्टर को लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।